of you are doing great. So good morning all, good morning, जय हिंद। जल्दी से प्रिंस आप बताइए, वॉइस क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो ये आज का ये सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया पार्लियामेंट के बारे में, ठीक। उस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको कंप्लीट एक जानकारी दी राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो जय हिंद शैली जी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं? एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर? बढ़िया, चलो जी अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कल के सेशन में हमने जितना टॉपिक पढ़ा था आपको सभी समझ आया या नहीं। कोई डाउट? कल हमने जितनी चीजें पढ़ी थी उनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। बताइए भाई, कोई डाउट किसी प्रकार का? गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग। कल हमने जितनी टॉपिक पढ़े थे, जितनी चीजें जानकारी ली, उनमें कोई डाउट किसी प्रकार का, कोई शक या सवाल? क्लियर है? चलिए, अब यहां पर आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं हर वो जानकारी जो असेंशियली हम लोग देखेंगे अबाउट दी लोकसभा, ठीक है। तो कल के सेशन में हमने एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने ली थी राज्यसभा के बारे में। पार्लियामेंट का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे उसे बनाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है, राज्यसभा के बारे में हमने एक पूरी चीज समझी, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा जो बहुत जरूरी एक चीज आती है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकसभा। अब देखिए, ये जो लोकसभा है, लोकसभा हमारे देश में लोकसभा की एक सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है, ठीक। जब भी बात करते हैं हम कहते हैं भाई लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव आ रहे हैं, ठीक है। पर लोकसभा के चुनाव को एक सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही जो जीतेगा सरकार देश में उसी की बनेगी, ठीक है। जो लोकसभा जीतेगा देश में उसी की सरकार बनेगी, और वो जो सरकार है वो पूरे 5 साल टिक के काम भी कर पाएगी या नहीं, वो भी लोकसभा का बहुमत ही तय करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो लोकसभा है इसे हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, ठीक है। कि यहां पर जो भारत के लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। और चुन के उस प्रतिनिधि को वो आगे भेज देते हैं, ठीक। अब यहां पर अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, ठीक है, तो ये जो लोकसभा है आपका, ठीक, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 550, ठीक। और करंट स्ट्रेंथ जो है वो है 543। क्लियर? अब आप लोग सुनते हैं कि यार सर पहले हमने तो सुना था लोकसभा में 552 होते हैं, ठीक है। इसमें पहले क्या था कि जो एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए 2 सीट रखी गई थी, ठीक है। बट इन ईयर 2020, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, नॉमिनेट जो किए जाते थे, अब सरकार को ये लगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उन्हें ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, ठीक है।
और अब उन्हें किसी भी प्रकार के नॉमिनेशन की या रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऐसे केस में रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब यहां पर ये स्ट्रेंथ है 543। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो राज्यसभा थी, ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 250। ठीक है, बट उसमें करंट स्ट्रेंथ रही 245। ठीक है, तो ये 5 का एक गैप तो यहां पे आ रहा है। ठीक है, और 7 का ये गैप यहां पर आ रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो ये डेफिसिट है 5 सीटों का और ये 7 सीटों का, ये किस कारणवश है? कोई बता सकता है मुझे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यहां पर ये 5 और 7 का गैप है बना हुआ है? ठीक है, और इन सीटों पर प्रतिनिधि आ ही नहीं रहे हैं। बता सकते हैं आप? कोई कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो आप देख सकते हैं कि कम है मेंबर्स, ये किस वजह से हैं? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि ये स्ट्रेंथ कम है? कोई भी ये बताए ये कमेंट सेक्शन में कि ये क्या कारण है कि हम कभी ये स्ट्रेंथ पूरी नहीं कर पाते। ये स्ट्रेंथ राज्यसभा में 5 मेंबर कम रहते हैं, लोकसभा में 7 मेंबर कम रहते हैं, क्या कारण है इसका? चलिए, किसी को आइडिया नहीं आ रहा अभी। देखिए, ये स्ट्रेंथ कम होने का कारण है कि ये जो प्रतिनिधि हैं ये उन जगहों से आते हैं जहां पर भारत की सरकार चुनाव नहीं करा सकती। ठीक, ये है कि ये जो 7 मेंबर लोकसभा में कम है, 5 मेंबर राज्यसभा में कम है, इनका आप ये देखेंगे कि इनका एक रीजन क्या है कि ये वो इलाकों से लोग आते हैं जहां पर भारत की सरकार चुनाव नहीं करा सकती। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर ऐसा क्या है कि इंडिया में भारत की सरकार चुनाव नहीं करा सकती, क्यों इलेक्शन नहीं करा पा रही सरकार? देखिए, भारत में बहुत ऐसा हिस्सा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर? ऐसे ही कश्मीर का जो सदर्न हिस्सा है, जो अब लद्दाख का सदर्न हिस्सा है, वो चाइना ने अपने कब्जे में लिया गया है। ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उन इलाकों का है, क्योंकि ये दोनों इलाके हैं तो भारत का हिस्सा, पर यहां पर क्योंकि भारत की सरकार चुनाव नहीं करा पा रही क्योंकि वो एनिमी ऑक्यूपेशन में है इलाका, इसलिए इस वजह से इन इलाकों की जो वैकेंसीज हैं वो क्रिएटेड हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम अगला देखते हैं, अगली जो चीज यहां पर आती है, ठीक है, कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है 543, ठीक है, इसमें ऑल स्टेट्स और ऑल यूनियन टेरिटरीज यहां से लोग आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से आए, यहां पर सभी राज्य और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से लोग आते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से किया गया। क्लियर? और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं, they are all directly elected by people of India। ठीक है, भारत के लोगों ने डायरेक्टली यहां पर लोगों को चुन के भेजा है। ठीक, और ये चुना किस से गया? आर्टिकल 326 कहता है कि ये जो चुनाव होता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति 18 साल से ऊपर जिसकी आयु है, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, वो रजिस्टर किया जा सकता है एज द वोटर इन एनी जनरल इलेक्शंस। क्लियर? वो किसी भी जनरल इलेक्शंस में वोट डाल सकता है। ठीक, अब यहां पर अगली चीज, ये जो वोटिंग कराई जाती है, ये जो इलेक्शन यहां पर कराए जाते हैं, ठीक है, इन सभी इलेक्शंस में आप लोग देखेंगे कि एक तो डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ देर आर नो नॉमिनेशंस इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कोई भी नॉमिनेशन नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो रखा गया है एससीज और एसटीज के भी लिए। क्लियर? तो एससीज और एसटीज जो है उनके लिए भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो इन्हें दिया गया है वो है इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। क्लियर? उनके जिस पॉपुलेशन में, भारत में उनकी जैसे जिस इलाके में जनसंख्या है, उसी आधार पर उन्हें सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब अगर ये बोला जाए कि देश में 10% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, तो इस 543 की जो 10% सीट्स है वो शेड्यूल्ड कास्ट को दे दी जाएंगी। ठीक, क्लियर? अब यहां पर अभी तो हमने देखा कि लोकसभा में किस प्रकार से इलेक्शन हो रहा है, लोग कैसे इलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्या है ये भी तो समझनी जरूरी है। एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ दूसरी चीज है यहां पर मिनिमम एज 25 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ you have to be a registered voter in एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी। ठीक है, आपका किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना आवश्यक है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होने का मतलब है कि आप कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज। क्लियर? ये जो 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, मतलब इन 543 में से किसी भी इलाके में अगर आपने खुद को एक वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा चुके हैं तो आप यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है, और इन्हीं आधार पर आप लोगों को यहां पर जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो आप लोग ले सकते हैं, आप यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी जो है ये भी आप लोगों के लिए पूरी करनी आवश्यक है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी आपके लिए पूरी करनी आवश्यक है। अगर ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर? तो चुनाव लड़ने के लिए ये मिनिमम पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को पूरे करने हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब जब आपने एलिजिबिलिटी आपने पूरी करी, आप कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है,
यहां पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको कोई, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पहले प्रस्ताव कराना पड़ता था, अपना नाम प्रपोज कराना पड़ता था, प्रपोज कराने के बाद सपोर्ट कराना पड़ता था। यहां पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है एज अ वोटर, ठीक है, वो यहां पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, वो यहां पर जाकर चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ के अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, जो इलेक्टेड टेन्योर दिया जाता है, ठीक है, वो टेन्योर व्यक्ति को दिया जाता है 5 साल का। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, और फिर वो 5 साल तक लोकसभा का मेंबर बन के रहता है। क्लियर? तो हमने प्रीवियसली ये सारी चीजें देखी हैं कि कोई मेंबर बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कौन से जो प्रावधान है वो पूरे किए जाते हैं। ये सभी चीजें आप देखेंगे कि ये ध्यान में रखी जाती है। ठीक, क्लियर? अब जैसे ही आप यहां पर चुनाव जीत गए हो, ठीक है, तो यहां पर हर प्रकार से चुनाव जीतने के बाद, क्लियर, सागर जी कह रहे हैं सर एक कंप्लीट हिस्ट्री नोट्स की पीडीएफ। अच्छा, कंप्लीट की कंपाइल करके? अरे चलो कंपाइल भी करवा देंगे, पर अभी तो आप लोगों के पास मौका है ना पढ़ने का। जो एक एक करके आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज है, उसे पढ़िए। ठीक, चलो अब अगली चीज यहां पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बेसिक आपको समझ आया? किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, अब देखो यहां राज्यसभा और लोकसभा में एक चीज समझिएगा। राज्यसभा में, ठीक है, एससी एसटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। राज्यसभा में एससी एसटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, बट लोकसभा जो है वहां पर एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन है। क्लियर? लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं होता, जबकि हमने देखा था कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में नॉमिनेशन होते थे। ठीक है, 12 लोग जो थे वो नॉमिनेट किए जाते थे। तो एक बेसिक आप लोगों को ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज जो है वो डिफरेंट है। क्लियर? क्योंकि जो डिफरेंसेस है ना टॉपिक्स के, ठीक है, वो ही आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं। और लोकसभा जो है ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, लोकसभा जो है ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और लोकसभा जो है उसी के जो प्रावधान है, ठीक है, वो आप देखते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार से सरकार जो है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ लोकसभा के ही द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, वो लोकसभा के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक, क्लियर? चलिए, अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनावों के बाद आप कई बार देखते हैं कि जो चुनावी इलाके हैं, जो ये कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, उन्हें रीएडजस्ट किया जाता है। ठीक है, हर सेंसस के बाद, ठीक है, सेंसस का मतलब कि जब भी जनगणना होती है, ठीक, उसके बाद यहां पर लोकसभा के जो सभी पॉपुलेशन है उन्हें रीएडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसने कहा कि ये जो रीएडजस्टमेंट है, ठीक है, ये रहेगा 1971 के लेवल्स पे। ठीक है, बट बाद में इसे बढ़ा दिया गया और अब 2026 में जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद यहां पर जो प्रावधान है उन्हें चेंज किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर वोटिंग होती है। क्लियर? और दूसरा, यहां पर जो भी जीतता है वो जीतता है मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम से, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब ड्यूरेशन हमने देखा कि ये जो लोकसभा है, ठीक, इसमें ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा जो है दैट इज 5 years। क्लियर? लोकसभा एक बार 5 साल के लिए यहां पर चुनी जाती है। ठीक है, हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस था, राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होता, वहां पर सिर्फ 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह नए आते रहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे मेंबर रिटायर हो जाए।
क्लियर। बट लोकसभा के केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा के केस में हर 5 साल के बाद पूरी लोकसभा को भंग किया जाता है और उसके बाद यहां पर जो नए मेंबर्स हैं उन्हें दोबारा से इलेक्ट करते हैं और वो फिर आते हैं। ठीक, क्लियर। अब अगली चीज यहां पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है। ठीक है, हमने राज्यसभा के केस में पढ़ा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज दी वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। बट यहां पर लोकसभा में अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा की अगर यहां पर बात की जाए, ठीक है, तो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं स्पीकर। क्लियर। अच्छा, अब ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है इससे जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर, कि स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से होता है। क्लियर, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीकर से जुड़े हुए क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें स्पीकर की, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, ठीक है, कि स्पीकर का इलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो स्पीकर है, लोकसभा तो नई कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्लियर, हर 5 साल के बाद लोकसभा नई कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्लियर, अब लोकसभा की जिस भी दिन पहली सिटिंग होती है, ठीक, मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। आप कई बार स्कूल जब जाते हैं, ठीक है, आप जब पुरानी क्लास से नई क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, जब आप पहले दिन क्लासरूम पहुंचते हैं तो उस दिन तो कोई क्लास मॉनिटर नहीं होता क्योंकि सब बच्चे नए हैं क्लास में। ठीक है, तो टीचर कहती है कि अरे ऐसा करती हूं, बस एक हफ्ते के लिए क्लास मॉनिटर बना देते हैं सागर को। ठीक है, और एक हफ्ते के बाद, ठीक, एक हफ्ते के बाद हम क्लास में सब बच्चों की राय लेंगे, सब बच्चों के की वोटिंग कराएंगे और फिर तय करेंगे कि क्लास मॉनिटर कौन बनेगा। ठीक, अब ऐसा ही क्या होता है यहां पर, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर क्या होता है, इसी प्रकार से कराया गया। ठीक, अब जब पहले दिन लोकसभा में सारे मेंबर जाके बैठते हैं, उस दिन तो कोई स्पीकर है नहीं क्योंकि सभी मेंबर्स नए आए हैं, सभी नए नए चुनाव लड़के आए हैं। क्लियर, तो उस दिन के लिए क्या करता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उस समय के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, प्रोटेम का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, कि एक टेम्परेरी स्पीकर जो है उन्हें बना दिया जाएगा। क्लियर, अब टेम्परेरी स्पीकर जो है ये जो बनाए गए, इस टेम्परेरी स्पीकर का काम क्या है। ठीक, अब ये जो स्पीकर प्रोटेम है, ठीक है, ये जो स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर, ओके, एंड प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रोटेम स्पीकर। क्लियर, ये यहां पर प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है, कि ये जो प्रोटेम स्पीकर है इसे शपथ भी दिलाते हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर अब कैसे काम करेगा। ठीक, अब प्रोटेम स्पीकर को की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, पहली चीज, ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ही एडमिनिस्टर्स
oath to all newly elected MPs ऑफ लोकसभा। क्लियर? लोकसभा के जितने भी नए मेंबर चुनाव जीतकर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाता है ये प्रोटेम स्पीकर। क्लियर? आपने देखा होगा कि हर एक एक मेंबर को वो अपनी सीट के पास बुलाता है, उनसे शपथ दिलाता है, उन्हें शपथ वो लेते हैं कि अपने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाएंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो पूरी करेंगे, ये शपथ दिलाता है। क्लियर? ये इसका मेन काम है। ठीक है? उसके अलावा ये यहां पर ही कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ परमानेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है? लोकसभा के जो परमानेंट स्पीकर हैं उनका भी इलेक्शन वो कराते हैं। ठीक है? क्लियर? तो आप एक चीज देखिए कि यहां पर जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ये निभाई गई। ठीक? ओके। और उसके बाद उन्होंने ओथ दिला दी। ठीक? अच्छा, अब एक चीज आपको समझनी है कि ये जो परमानेंट स्पीकर का ये इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन कौन करता है? फ्रॉम विद इन दी मेंबर्स। क्लियर? तो ये जो स्पीकर हैं, जो परमानेंट स्पीकर हैं, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम विद इन दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्हीं के बीच में से ये परमानेंट स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ठीक? और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये जो परमानेंट स्पीकर यहां पर चुने गए, ठीक है, यहां पर बीच में ही करा लिया गया। और दूसरी चीज अब क्या आई कि यहां पर ये जो इलेक्शन इनका कंडक्ट हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखते हैं कि इनकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो डिसाइड की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा तय की जाती है और उस दिन मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्शन कराया जाता है यहां पर बाय द स्पीकर प्रोटेम। क्लियर? समझ आई ये चीज? ठीक है? आप ये मुझे जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो अभी तक मैंने आपको प्रोविजंस बताए हैं ये समझ आए या नहीं। ये समझ आया प्रोविजंस? क्योंकि ये एग्जाम में ना आपसे कई बार पूछा गया है कि हु अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटेम। ठीक है? अच्छा, अब कई बार एक और एग्जाम आपके एनडीए में कई बार पूछा गया, उन्होंने सवाल पूछा स्पीकर प्रोटेम के ऑफिस के बारे में। क्लियर? तो स्पीकर प्रोटेम प्रेसिडेंट क्या किसी को भी बना सकते हैं? ठीक है? या आमतौर पर किन्हें बनाया जाता है? क्लियर? तो स्पीकर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यूजुअली स्पीकर प्रोटेम बनाते हैं, यूजुअली दी सीनियर मोस्ट मेंबर को। ठीक है? जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उन्हें राष्ट्रपति प्रोटेम बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? ओके। तो यहां पर अब आप देखिए कि स्पीकर जो है वो लोकसभा के जो नए मेंबर चुने गए हैं उन्हीं के बीच में से बनाए गए। क्लियर? और किस दिन बनाए जाएंगे ये चुनाव कराया गया, आपके ये तय किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक? अच्छा, अब यहां पर एक और चीज देखिएगा कि ये जो स्पीकर हैं, ठीक है, ये तो हमने उनके इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया। ठीक है? ये तो हमने उनके इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया। अब ये स्पीकर जो है इन्हें अगर इनके पद से हटाना हो, ठीक है, वो कैसे होगा? ये सवाल इस बार आ सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं अब की बार लोकसभा में ऑपोजिशन ने प्रस्ताव लेकर आए हैं। ठीक है?
रिमूवल ऑफ स्पीकर। क्लियर कि ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं इन्हें कैसे हटाया। इफ ही सीजेस टू बी, ठीक है। अरे देखो, अच्छा एक बहुत बढ़िया शैली ने सवाल पूछा कि सर स्पीकर प्रोटेम कब तक काम करेगा। ठीक है भाई, जैसे ही इसका काम है परमानेंट स्पीकर का चुनाव कराना, जैसे ही परमानेंट स्पीकर चुन लिए गए ऐसे इसका काम खत्म। ठीक है, तो ये जो स्पीकर प्रोटेम है ही वर्क्स ओनली अंटिल दी परमानेंट स्पीकर इज इलेक्टेड। ठीक है, परमानेंट स्पीकर का जब तक चुनाव हुआ सिर्फ तब तक ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही, क्योंकि इनका काम कब तक है, ये टेम्परेरी है, इनका काम है जब तक परमानेंट नहीं आ जाता तब तक काम करना। ठीक, चलिए अब ये रिमूवल इनका कैसे होता है। ठीक, या तो वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, अगर कोई स्पीकर है वो लोकसभा की अपनी मेंबरशिप से रिजाइन कर दे तो उसका मेंबरशिप खत्म। ठीक है, या उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, अब ऐसे केस में वो अगर चाहे वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है, आफ्टर राइटिंग टू दी डेप्यूटी स्पीकर। क्लियर, डेप्यूटी स्पीकर जो है उसे वो यहां पर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिजोल्यूशन। ठीक है, एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, आफ्टर गिविंग एन एडवांस नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्पीकर। ठीक है, 2 हफ्ते का उन्हें नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के बाद, ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। क्लियर, इसके साथ साथ यहां पर जो है, ठीक है, दिस रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक, चलो, ऐसे अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो यहां पर उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अब एक हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा कि सर डज प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्टर ओथ टू ओनली न्यू स्पीकर और न्यू मेंबर्स आल्सो। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हिमांशु। देखो, अब देखो मैंने क्या बताया, एडमिनिस्टर्स ओथ टू ऑल न्यूली इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब ये जो नए एमपीज हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना हिमांशु, ये जो नए एमपीज हैं, सपोज ये रे सारे न्यू एमपीज। क्लियर, इन्हें ओथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर ने। ठीक है, और फिर इन्हीं में से परमानेंट स्पीकर का चुनाव किया गया। क्लियर, तो उसने यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीज को या सिर्फ स्पीकर को शपथ दिलाई, उसने तो सबको दिला दी, एमपीज को भी और जो नए स्पीकर बनते उन्हें भी दिलवा दी। क्लियर, तो यही जो न्यू एमपीज हैं इन्हीं में से तो चुना गया था अगला स्पीकर। समझ में आ गई बात। ठीक, तो ये
जो प्रोटेम स्पीकर है वो जितने भी नए मेंबर हैं, ठीक है, उन्हें पहले ओथ दिलाते हैं, ठीक है, और बाद में इन्हीं मेंबर्स में से स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कराया जाता है। क्लियर, समझ आया? आई होप क्लियर है। क्लियर, चलिए। अब यहां रिमूवल भी आई होप सभी को क्लियर है। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, जब लोकसभा भंग की जाती है, ठीक है, स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, वो तब तक रहते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। क्यों? अगर जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए, ठीक है। व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, स्पीकर डज नॉट vacate his office, okay, and he remains until the new Lok Sabha is formed. क्लियर? तो वो तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा जो है वो फॉर्म नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये सभी चीजें जो है वो आपको समझनी है कि ये किस प्रकार से यहां पर काम करते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो स्पीकर हैं इनके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस ऑफ स्पीकर, क्लियर, कि ये जो स्पीकर हैं इनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे जिम्मेदारियां जो है वो ये निभाते हैं। ठीक है, पहला काम स्पीकर का क्या है? स्पीकर का पहला काम है टू मेंटेन ऑर्डर इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स है उनमें सही प्रकार से जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे निभाई जाए, ठीक है, लोकसभा के सेशन को कैसे चलाया जाए वो इनके द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, क्लियर? सो ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ डिसीजंस इन लोकसभा। ठीक है, तो जितने भी प्रोसीडर्स हैं, ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स। ठीक, क्लियर? चलिए, अच्छा बीच में एक राखी का सवाल आया है, सर राज्यसभा क्यों नहीं भंग हो सकती? देखो, क्यों, मैंने कल के सेशन में क्या बताया था, राज्यसभा डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहे एक तो वहां, ठीक है, तो हमारे देश में जब भी डिसीजन मेकिंग करी जाती है, ठीक है, आप हमेशा चाहते हैं ना कि एक तो ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है, घर में भी, कि जो हमेशा अवेलेबल हो। क्लियर? ऐसे ही राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हमने हाउस ऑफ एल्डर्स बोला है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला है, कि एक प्रकार से ये पार्लियामेंट का वो हाउस है, ठीक है, जो हमेशा पद पर बना रहेगा, और लोकसभा जो लोग चुन के भेजेंगे। क्लियर? अगर दोनों हाउस डिसॉल्व हो जाए तो आप देखिए दोनों हाउस का फिर चुनाव कराना कितना बड़ा एक प्रोसेस होगा। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि मेन पावर चाहे लोकसभा के हाथ में सरकार को तय करना, पर एक हमारे लिए एक एल्डरली एडवाइस के रोल पर हमारे पास दूसरा हाउस भी बना रहना चाहिए। ठीक है, समझ आया राखी कि क्यों कारण छोड़ा गया? ठीक है, चलिए अब अगली चीज जो आती है, ही ऑल्सो एंजॉयज अ कास्टिंग वोट। अब ये बता सकते हैं आप कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? मैंने कल के सेशन में बताया था कास्टिंग वोट क्या होता है।
बताइए भाई, कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? बता सकते हैं आप? कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? एनीवन हु हैज गॉट द आइडिया? भाई कल के सेशन में मैंने आपको बताया था खास तौर से। बताइए भाई। यार ये तो कल इतना मैंने आपको लोगों को बताया था। देखिए, जो भी राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है, या लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक, वो किसी भी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं डालेगा। ठीक है, राज्यसभा में या लोकसभा में डिस्कशन होगा तो वहां पर चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर पहली बार में उस मुद्दे को समर्थन या उसके खिलाफ नहीं जाएगा। क्लियर? पर अगर किसी स्थिति में टाई हो जाता है वहां पर, ठीक है, तब वो अपना वोट डालेगा। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि स्पीकर जो है, ही विल वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई। टाई की स्थिति में वोट डालता है वो। ठीक है, वो सिर्फ टाई की स्थिति में वोट डालता है कि उसने जब किसी टॉपिक के फेवर और उसके अगेंस्ट में बराबर वोट मिल जाए। क्लियर? सिर्फ उस केस में वो अपना वोट डालेगा, टू कास्ट हिज वोट टू डिसाइड दी आउटकम। क्लियर? वो कास्टिंग वोट है कि वो हाँ या ना कह के ये करेगा कि ये बिल पास हुआ, ये बिल फेल हुआ। क्लियर? ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए यहां पर स्पीकर को कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दी गई है। ठीक है, ही शैल प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि पार्लियामेंट किसी मुद्दे पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे केस में एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, और यहां पर जॉइंट सिटिंग में फिर तय किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है उस मुद्दे का क्या हल निकालेगा। जॉइंट सिटिंग भी मैं आपको इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे आने पर। क्लियर? राखी कह रहे हैं हाँ, इसका प्रोग्राम तब किया जाता है, प्रयोग तब किया जाता है जब परिणाम बराबरी पर हो। हाँ बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है पार्लियामेंट की। क्लियर? जॉइंट सिटिंग के साथ साथ ये अगर मेंबर चाहें, ठीक है, ही कैन ऑल्सो कंडक्ट अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ लोकसभा। सीक्रेट सिटिंग ऑफ लोकसभा। अब सवाल ये उठता है कि सीक्रेट सिटिंग जो है इसका क्या मतलब है? ठीक है, सीक्रेट सिटिंग का मतलब है कि लोकसभा के, आप कई बार सुनते हैं ना कि लोकसभा के सेशन में मीडिया भी आ रही है, लोकसभा के सेशन देखने बाहर से भी लोग आ सकते हैं। बट यहां पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो लोकसभा के सेशंस हैं, ठीक है, इन्हें देखने के लिए सिर्फ मेंबर्स अलाउ, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति अलाउ नहीं है, मीडिया भी नहीं बुलाई गई, ये भी तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, he shall decide upon any question ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर मेंबर्स का जो डिसक्वालिफिकेशन है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स का एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ
मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो भी ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि कई बार एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, निकाल दिया गया, तब यही तय करेगा कि क्या वो निर्णय उसमें क्या लिया जाना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ही इज द एक्स officio chairman, he is the ex officio chairman of Indian Parliamentary Group. ठीक है, मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, हमारे देश का कहीं भी अगर आप कहते हैं ना कि संसद का प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है, ठीक है, उस प्रतिनिधि मंडल जो है, उस प्रतिनिधि मंडल में उसकी अध्यक्षता हमेशा यहां पर जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही शैल अपॉइंट चेयरमैन ऑफ कमिटीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की जो कमिटीज हैं उनके चेयरमैन को इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ साथ आप एक देखेंगे इसको, जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट रोल, जैसा हमने चेयरमैन के केस में भी देखा था, ठीक है, ही शैल कंडक्ट इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। क्लियर? डेप्यूटी स्पीकर जो है उनका भी इलेक्शन इसके ये तय कराते हैं, ठीक है, कि लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब कराया जाएगा, ये भी इनके द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर एक और जो जरूरी काम दिया गया, ही शैल नॉमिनेट members to the panel of chairpersons, मैक्सिमम 10। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, यह भी तय किया जाता है यहां पर पैनल ऑफ चेयरपर्संस के द्वारा। मतलब यहां पर इस पैनल में 10 लोग होते हैं, मतलब स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो फिर इन 10 में से जो कोई भी व्यक्ति है वो सेशन को प्रिजाइड ओवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये जो स्पीकर है लोकसभा की, इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इन्हें भी एक काफी ऊंची जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये यहां पर जिम्मेदारी निभाते हैं, इनके जो सैलरीज अलाउंसेस हैं इन्हें अपॉइंट करने के बाद उन्हें खत्म भी नहीं, कम भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इनके द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जैसे स्पीकर का चुनाव होता है, ऐसे ही डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन कराया जाता है और उन्हें भी ऐसे ही सैलरीज अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यूजुअली एक प्रैक्टिस रहती है कि स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी का है तो डेप्यूटी स्पीकर जो ऑपोजिशन पार्टी है वहां से वो लेकर आते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि पैनल ऑफ चेयरपर्संस जो है वो लाए गए। ठीक है, तो अच्छा, अब आप एक और चीज यहां पर समझिएगा कि अगर स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, इस पैनल ऑफ चेयरपर्संस में भी से भी कोई अवेलेबल नहीं है, तब उस परिस्थिति में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो लोकसभा के किसी भी मेंबर को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप लोकसभा के सभापति के तौर पर जिम्मेदारी निभाइए। ठीक है, क्लियर?
तो ये चीज आपको समझनी है कि बेसिक ये क्या जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई जाती हैं, जैसे स्पीकर वैसे ही डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए, इनमें कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज बताइए। बताओ भाई, किसी को कोई भी डाउट हो इनमें तो बताइए। बताइए। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट? बताइए। ये ये इतनी चीजें समझ आई या नहीं समझ आई? ठीक है, ये एग्जाम में बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको ना मैं बिल्कुल जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है वो बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पार्लियामेंट टॉपिक ऐसा है, अगर ये आपका तय हो गया, ये आपका डिसाइड हो गया, आपको कोई पॉलिटी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो, अब अगला यहां पर एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि यहां पर लीडर्स इन दी पार्लियामेंट। लीडर्स इन दी पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट में लीडर किसे किसे कहा जाता है। ठीक है, अब पहला यहां पर टर्म आती है लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, लीडर कौन कहलाया जाएगा हाउस का? ठीक, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा होंगे। ठीक, और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा कहलाए जाएंगे। ठीक, अब ऐसे में आप ये देखिएगा कि ये जो लीडर ऑफ हाउस है राज्यसभा में और लोकसभा में, ठीक है, अब जैसे करेंटली हम लोग बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के मेंबर हैं बनारस से, वाराणसी से। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट कहलाए जाएंगे लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा। ठीक, क्लियर? अब पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, दूसरा जो हाउस है वहां पर भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली वो एक मिनिस्टर या कोई भी मेंबर हो गवर्नमेंट के, ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर हो, ठीक है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर एनी मिनिस्टर और मेंबर नॉमिनेटेड बाय पीएम। क्लियर? तो बेसिकली लीडर ऑफ हाउस का क्या मतलब है? ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन ईच हाउस। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के हर हाउस में। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए कई बार तो इन्हें लीडर ऑफ द हाउस भी बोलते हैं, और यूएसए में ऐसे ही व्यक्ति को बोला जाता है मेजॉरिटी लीडर। क्लियर? चलिए, अगला टर्म यहां पर आता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि लीडर ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुटेबल फॉर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, क्लियर? तो ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ही इज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन
ऑपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन। ठीक है, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत है? ठीक है, अब यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए, ठीक है, पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा, दैट इज 55 सीट्स। क्लियर? अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए कम से कम आपको 55 सीट लेकर आनी है, तभी आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहलाओगे। ठीक, 2014 में जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसके बीजेपी के अलावा 55 सीट्स भी आई हो। ठीक है, 2019 का इलेक्शन हुआ, सेम, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इसके बाद 2024 में जाके पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की एटलीस्ट इतनी सीट्स आई। क्लियर? और उनके बाद राहुल गांधी जी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उनका मेन काम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो है लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं उनके द्वारा ये तय किया जाता है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर लेकर आती है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर काम करते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन्हें एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा दिया जाता है और सारी फैसिलिटीज उनके बराबर ही दी जाती है। क्लियर? ये टर्म समझ आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताते रहिएगा, क्योंकि ये वो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखते हैं, ओके, अगला जो टर्म आता है विप। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है विप। क्लियर? अब ये जो विप है, ठीक, हमने देखा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो लीडर ऑफ हाउस हो गए। ठीक है, ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए। ठीक है, अब ये जो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट में इनका जिक्र किया गया। ठीक है, ऐसे ही जो विप का ऑफिस है वो भी कहीं मेंशन नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है। ठीक है, सो ही एक्ट्स लाइक लीडर of all political parties in each house. ठीक है, and he is appointed separately by all parties to lead their own members। ठीक है, तो ये लीडर ऑफ ये जो विप है, विप का क्या काम है? ये जो विप बनाए जाते हैं, विप इज मेजरली, ओके, ही एक्ट्स लाइक मॉनिटर, सुपरवाइजर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब अब जैसे ये विप जो होंगे हाउसेज में, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में सभी पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, एआईएडीएमके है, ठीक,
आम आदमी पार्टी है, ऐसे अलग अलग पार्टीज है। क्लियर? इन सभी पार्टीज के मेंबर्स हैं हाउस में, ठीक है। और मेंबर्स का ये काम है